Hello everyone, I am Dr. Mahima Upadhyay. I am gynecologist and infertility specialist. आज हम इस ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके आजकल हमारे पास पेशेंट्स बहुत कॉमनली इस कंप्लेन को लेकर आने लगे हैं, दैट इज स्कैंटी पीरियड्स। यानी कि पीरियड्स के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको फ्लो बहुत कम हो रहा है या फिर कम दिन के लिए हो रहा है, तो हम इसको हाइपोमेनोरिया कहते हैं। यूजुअली जो नॉर्मल साइकिल्स होती हैं उसमें आपको 3 to 7 डेज़ की फ़्लो होती है, जिसमें आप दिन में 3 से 4 पैड्स इस्तेमाल करते हैं, या पूरे साइकिल में आपको 10 से 12 पैड्स की इस्तेमाल होती है। अगर आपको पहले के कंपैरिजन में पीरियड्स की फ़्लो कम हो गई है या सिर्फ स्पॉटिंग होके रह जाता है या फिर 2 दिन के लिए होता है लेकिन कम कम होता है, तो हम उसको हाइपोमेनोरिया कहते हैं। और अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो मोर देन 3-5 ml से भी कम की जो ब्लीडिंग है वो हाइपोमेनोरिया कहलाती है। अब सवाल ये है कि हाइपोमेनोरिया क्यों हो जाता है, क्या इसके कारण है। एक कारण है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोनल इम्बैलेंसेस में कई तरह के हार्मोन्स की रोल है इसमें, और कई तरह के हार्मोन्स इसमें शामिल हैं। दूसरा है कुछ एंडोमेट्रियल लाइनिंग की प्रॉब्लम्स, यानी कि जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गिरती है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हाइपोमेनोरिया हो सकता है। अगर हम सबसे पहले हार्मोनल इम्बैलेंसेस की बात करें तो फिजियोलॉजिकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं या पैथोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल हार्मोनल इम्बैलेंसेस के बारे में पहले भी बहुत बार बात हुई है कि किसी भी फीमेल की लाइफ में कुछ कुछ पीरियड्स होते हैं जिसमें फिजियोलॉजिकली ही हार्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं या फिर उनको मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो उस वक्त स्कैंटी पीरियड्स या हाइपोमेनोरिया हो सकता है। तो सबसे पहले पीरियड शुरू होने के दौरान, यानी कि मिनार्गी जब होता है, जब पीरियड्स किसी भी गर्ल की लाइफ में होना शुरू होते हैं, और दूसरा जब उसकी लाइफ में पीरियड्स बंद होने को होते हैं, दैट इज मेनोपॉज वाला टाइम या पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप। तो उस टाइम पे भी पीरियड्स थोड़े कम हो सकते हैं, कम फ्लो हो सकता है, या सिर्फ कभी स्कैंटी पीरियड होकर रह सकता है। अगर हम दूसरे हार्मोन्स की बात करें जो पैथोलॉजिकली हार्मोनल इम्बैलेंस करा सकते हैं, उसमें थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थायराइड डिस्टर्बेंसेस हैं या एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है, अगर वो भी हाई है आपकी बॉडी में, तो वो भी स्कैंटी पीरियड्स और हाइपोमेनोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कुछ और कंडीशंस हैं जो हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती हैं, जिसमें स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर है तो वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकता है। उसके अलावा अगर आप ओवरवेट हैं, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें हार्मोन को इम्बैलेंस कर सकती है और स्कैंटी पीरियड्स करा सकती है। कुछ और कॉजेज़ हैं जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम PCOS बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा कुछ अगर आप ऑलरेडी किसी ड्रग्स पर हैं, यानी कि कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप पहले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते थे, या कुछ आपने मेरिना लगाया हुआ है, या कॉपर टी लगाया हुआ है, या आप कोई इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं जिसमें हम डिम्पा का इस्तेमाल करते हैं, इन सारी ही कंडीशंस में पीरियड्स की फ्लो कम होती है और हाइपोमेनोरिया होता है। अब दूसरा कारण है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की प्रॉब्लम्स। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की प्रॉब्लम्स के लिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इसमें हार्मोन्स की कोई रोल नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं है, हार्मोन्स प्रॉपर हैं, बट एंडोमेट्रियल लाइनिंग की डेवलपमेंट ही नहीं होती। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें एक बहुत ही रेगुलर पैटर्न होता है कुछ हार्मोन्स का बॉडी में, जिसके साथ साथ जो एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग, वो डेवलप होती है मेंसेस के होने तक, और फिर उसके बाद कुछ हार्मोन्स जब बॉडी में कम हो जाते हैं तो वो शेड ऑफ हो जाती है, यानी कि वो लाइनिंग गिर जाती है और ऐसे मेंसेस होती है। अगर वो लाइनिंग ही प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रही तो उसके लिए कुछ एंडोमेट्रियल रीजंस भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे अगर किसी को बार बार एबॉर्शंस के बाद अगर DNC करानी पड़ी है, बार बार उसको रिपीटेटिव DNC होने की वजह से जो एंडोमेट्रियम का जो बेसल लेयर है, जहाँ से वो ग्रो होना शुरू होता है, जो जिसके ऊपर हार्मोन्स की इफेक्ट होती है और वो ग्रो होता है, तो वो डेवलप प्रॉपरली नहीं हो पाता। या कभी कभी किसी किसी कंडीशंस में बार बार इन्फेक्शंस आने की वजह से, DNC की वजह से, या कोई और इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरक्लोसिस उसमें बहुत कॉमन है, या कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कॉमन है, वो सब एंडोमेट्रियल लाइनिंग को आपस में चिपका देते हैं, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं। तो उस केस में भी लाइनिंग प्रॉपर डेवलप नहीं होती
और पेशेंट को प्रॉपर फ्लो नहीं होता, तो स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशंस में जो पीरियड्स हैं वो कम होते हैं। अब एक रीज़न आजकल बहुत कॉमन हमें देखने में मिलता है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और जब हम उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनको अर्ली मेनोपॉज हो गया है। जो नॉर्मल मेनोपॉज का जो एज है इंडिया में वो 45 टू 50 ईयर्स के बीच में है, 45 टू 52 ईयर्स के बीच में। लेकिन अब ये एज कई बार पहले ही लोगों को मेनोपॉज होने लगा है, यानी कि 35 और 34 ईयर्स की एज पे भी मेनोपॉज हो जाता है। उस केस में भी स्कैंटी पीरियड्स होते हैं। अब स्कैंटी पीरियड्स के लिए हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि इसके जितने भी रीजंस हैं उसमें कुछ हार्मोन्स हैं, हम हार्मोन्स के टेस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी को हिस्ट्रोस्कोप से देख सकते हैं, और वहाँ साथ के साथ एंडोमेट्रियल लाइनिंग की बायोप्सी ले सकते हैं अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है, या कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, या कुछ और प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या हम उसको हार्मोन्स के इफेक्ट के लिए भी चेक कर सकते हैं। इस तरह के टेस्ट से हमें हाइपोमेनोरिया के रीजंस का पता लगाने में हेल्प होती है। हाइपोमेनोरिया का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, जैसे ही हमें इसका कॉज पता चलता है हम उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अर्ली मेनोपॉज है और प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हो सकती, हम पेशेंट को फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी आपको अगर स्कैंटी पीरियड्स हो रहे हैं तो आप ये मान के मत चलिए कि ये नॉर्मल है या ऐसे ही हो गया होगा, बिकॉज बहुत बार कोई भी रीजंस नहीं होते, एकदम नॉर्मल चीज़ें होती हैं। लेकिन कई बार इतनी ग्रॉस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो टाइमली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और ट्रीटमेंट लीजिए।